Good morning, students. Today we will start our next lesson, next chapter, which is the idea of democracy and its spread. So first of all, we will discuss about dictatorship and what do you mean by democracy. डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है, ये दोनों में जब आप डिफरेंस क्लियर करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है. ठीक है. डिक्टेटरशिप क्या होती है? A dictatorship is a form of government categorized by a single leader or group of leaders and little or no toleration for political pluralism or independent programs or media. So dictatorship क्या होती है कि ऐसा form of government जिसमें कोई single leader उसको govern कर रहा है, means single leader उसको head कर रहा है या फिर group of leaders हैं जो उसको head कर रहे हैं. उसमें क्या होता है कि वो लोगों को क्या बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और वो लोग इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स और मीडिया में इंडिपेंडेंटली कुछ भी बोलना, ये सारी चीज़ें उन लोग ज़्यादा करते हैं, है ना. नेक्स्ट इज़ दी ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी क्या होती है? अ कंट्री दैट इज़ रूल्ड बाय वन पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर. सो ऑटोक्रेसी क्या है? ऐसा मतलब ऐसी कंट्री जिसमें एक ही आदमी पूरी कंट्री को गवर्न कर रहा है, मीन्स उसके पास में कंप्लीट पावर है पूरी कंट्री को गवर्न करने का. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द डेमोक्रेसी, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में? जैसी हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट कैसे है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं. ठीक है. जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. ठीक. तो इलेक्शंस जहाँ कंडक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी. ठीक है. डिक्टेटरशिप में आप लोगों ने पढ़ा होगा गद्दाफ़ी के बारे में. गद्दाफ़ी जो थे, जिन्नी विन भी थे, ये दोनों डिक्टेटर्स हुआ करते. ठीक है. डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया. डेमोक्रेसी जो है वो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है. हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. अब नेक्स्ट आप लोगों की बुक में जो दिया हुआ है स्टोरी ऑफ लीबिया, लीबिया की एक स्टोरी दी हुई है. लीबिया की स्टोरी में क्या दिया है? लीबिया इज़ कॉलोनाइज्ड बाय इटली. तो इटली जो है उससे कॉलोनाइज्ड मीन्स क्या होता है कि इटली वहाँ पे गवर्न करती थी, मतलब वहाँ पर उनके ऊपर शासन करती थी. ठीक है. It gained its independence from Italy on Feb 10, 1947. तो कब इंडिपेंडेंस मिला था इटली को? मतलब इटली से कब इंडिपेंडेंस मिला था लीबिया को? 10 फरवरी 1947 को. मीन्स जो लोग शासन करते हैं, है ना, जैसे लीबिया है, लीबिया के ऊपर कौन शासन कर रहा है? इटली. तो उसको कॉलोनिज्म बोलते हैं, कोलोनियलिज्म बोलते हैं. ठीक है. तो इंडिपेंडेंस कब मिला था? 10 फरवरी 1947 को. इट रिमेन्ड अंडर द रूल ऑफ द UNSC अंटिल December 24, 1951, लुक्ड आफ्टर बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो अब ये क्या हुआ था? किसके अंडर आता था? UNSC. UNSC का फुल फॉर्म क्या है? UNSC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. तो 24 दिसंबर 1951 में हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के साथ. क्लियर. नेक्स्ट उन लोगों को इंडिपेंडेंस कब मिला था? फुल इंडिपेंडेंस 24 दिसंबर 1951 को. मीन्स उन लोगों को हाफ इंडिपेंडेंस मिला था 10 फरवरी 1947 को. जैसे हमारे यहाँ पे गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी को. इंडिपेंडेंस कब मिला था? 15 अगस्त को. तो टाइम लगा था. वैसे ही यहाँ पे फुल इंडिपेंडेंस होने में टाइम लगा था. कब हुआ था? 24 दिसंबर 1951. अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की इन लीबिया. लीबिया में मोनार्की कब एस्टैब्लिश हुई? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस किंग इद्रिस बिकेम द रूलर ऑफ लीबिया. तो अब क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस के बाद कौन राजा बना था? इद्रिस, जिसने लीबिया को रूल किया था, मीन्स उसने रूल्ड ओवर किया था, उसी ने उसको चलाया था. ही डोमिनेटेड द कंट्री विद अ फ्यू एलाइट फैमिलीज. फ्यू एलाइट फैमिलीज मीन्स रॉयल फैमिलीज, है ना. तो उन्होंने अपनी कंट्री में किन लोगों को डोमिनेट करते थे? वो
एलाइट फैमिलीज़ को, मीन्स रॉयल फैमिलीज़ को, मीन्स रिच फैमिलीज़ को। मोस्ट लीबियंस वर फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स एंड एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो लीबियंस थे बहुत सारे, वो बहुत अलग अलग ट्राइब्स को बिलोंग करते थे, अलग अलग ट्राइब्स को बिलोंग करते थे। तो ट्राइबल लोग क्या करते हैं ज़्यादा, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री का काम ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये जो ट्राइब्स थे ये कौन कौन से काम करते थे, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री के। 1959 में डिस्कवर्ड लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस एंड बिकम रिच नेशन। 1959 में उन लोगों ने लार्ज रिजर्व्स की डिस्कवरी करी, जो कि लार्ज रिजर्व्स किस किस की, नेचुरल ऑयल एंड गैस की, और वो एक रिच नेशन बना। कौन बना, लीबिया। अब इसी दौरान क्या हुआ था, इन दिस एरा नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड्स ओवर नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल्सो इम्पैक्टेड इन लीबिया। तो इसी बीच में क्या हुआ था, नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, जो कि नॉर्थ अमेरिका से बढ़ते हुए लीबिया तक गया था। तो इसका रिजल्ट क्या निकला था, द यूथ इंस्पायर्ड टू सेट अप अ मॉडर्न स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस। सो इसका क्या असर हुआ था कि जो यूथ लोग थे वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे, और उन लोगों ने कहा था कि मॉडर्न स्टेट एस्टैब्लिश होना चाहिए, मतलब मॉडर्न स्टेट बनना चाहिए। ऐसा हम लोग नया स्टेट सेटअप करते हैं जो नए तरीके का रहे, है ना। नए तरीके का कैसे, फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस मीन्स गलत कामों से फ्री रहे, मतलब कोई भी झगड़ा लड़ाई इन सारी चीज़ों से फ्री ऑफ स्टेट रहे, ठीक है। दे वॉन्टेड टू ब्रिंग यूनिटी एंड पीस, वो ऐसा चाहते थे, मतलब यंगस्टर्स जो थे उन लोग ऐसा चाहने लगे थे कि सभी लोग एकजुटता और शांति प्रिय से रह सकें। दे वॉन्ट टू एंड ऑल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन। तो उन लोग क्या चाहते थे कि जो भी ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, छोटी जाति बड़ी जाति, ये सारी चीज़ों का जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ये सारी चीज़ें हट जाए, और जो भी वुमेन्स के ऊपर जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है वो सारी चीज़ें भी हटनी चाहिए। कब ये सारी चीज़ें हटती हैं, जब पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना। जब पढ़े लिखे लोग नहीं होते उस समय झगड़े लड़ाई ज़्यादा होते हैं। दे वॉन्टेड द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑयल टू बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द सिटीजन्स। तो अब लीबियन में लोगों ने क्या माना कि जो भी रेवेन्यू निकलता था नेचुरल ऑयल एंड गैस से, वो सारी चीज़ों को सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए, मतलब सिटीजन्स के काम के लिए यूज़ किया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए। क्लियर है। ये कब हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट जब स्प्रेड हुआ था नॉर्थ अमेरिका से, तो उसका कुछ इम्पैक्ट लीबिया पे भी पड़ा था। तो ये सारे लीबियन इम्पैक्ट है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, मिलिट्री कॉप पर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। ये एक पावरफुल लीडर थे लीबियन आर्मी के। ही वॉज अ पावरफुल लीडर ऑफ लीबियन आर्मी। अमंग 70 यंग ऑफिसर्स ही टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन 1969। तो 1969 में ये कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किए थे। मतलब कितने लोगों के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था, गद्दाफी ने 70 यंग ऑफिसर्स रखे थे उन्होंने अपने साथ में, तब वो उस पूरी कंट्री पे कंट्रोल कर पाए थे। कौन से ईयर में, 1969 में। ही कॉल्ड हिज मिलिट्री जनता द फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट। तो उन्होंने अपनी मिलिट्री जनता का क्या नाम दिया था, फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट। क्लियर। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी बीच में किंग इद्रिस जो इंडिपेंडेंस के बाद राजा बने थे, उन्होंने लीबिया छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि अब गद्दाफी का चल रहा था हर एक चीज़, तो इद्रिस ने छोड़ दिया था। द मोनार्की वॉज एंडेड एंड गद्दाफी डिक्लेयर्ड अ न्यू सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक। तो जो मोनार्की था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, और अब कौन राजा बना, कौन नया सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक बना, गद्दाफी, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ द आरसीसी, आरसीसी मीन्स रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल, इसके लीडरशिप के अंदर 12 आर्मी ऑफिसर्स आते थे, और लीबिया को एक मॉडर्न एगिलिटेरियन नेशन घोषित किया गया, है ना। मतलब नया एक कंट्री इस टाइप का घोषित किया गया, जिसमें वो एकदम नए तौर तरीके से और हर एक चीज़ सेटअप वाली टाइप की थी। क्लियर है। ये हमारा हो गया गद्दाफी का, जब किंग इद्रिस चले गए थे। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन लीबिया। कैसे हुआ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, देयर ट्राइब्स प्राइमरी कंसर्न वॉज द सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड वेल बीइंग ऑफ देयर ओन ट्राइब।
तो वहाँ भी क्या बोला गया, जो ट्राइब्स लोग हैं, जो मतलब ट्राइब्स में आते हैं, है ना, जो जनजाति के लोग हैं, उन लोग एक दूसरे के प्रति सिक्योर फील करें, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। मतलब जब तक हम अपने साथ वालों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे, मतलब हमने कुछ नहीं सोचा। इसीलिए सबसे पहले डेवलपमेंट में क्या आता है, प्राइमरी कंसर्न में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को सिक्योर फील कराना कि आप हमारे पास सुरक्षित है ना, और आपके बारे में अच्छा सोचना। दे वर पुअर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स। तो अब क्या है, वो लोग क्या है कि एकदम पुअर थे, मीन्स वो लोग एकदम क्या बोलते हैं, पुअर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो अब क्या है, पुअर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी क्या है, उन लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। वुमेन वेर वील्ड एंड नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। तो क्या होता था, वुमेन्स जो थी उनको हमेशा पर्दे में रखा जाता था, उनको कभी भी पब्लिक अफेयर्स में आने की परमिशन नहीं थी। क्लियर है, उनको कभी भी पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। क्लियर, यहाँ तक हम लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया।